हमने किया था कि आइसोमेरिज्म जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिर्फ डिपेंड करता है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है। जैसे हमने उसमें चेन आइसोमेरिज्म किया, फिर हमने पोजीशन किया, फंक्शनल किया, मेटामेरिज्म किया और टॉटोमेरिज्म किया। हर एक में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होगा। और इसके अंडर I told you कि we are going to study three. The first one which we will study today that is known as geometrical isomerism. When we are doing geometrical isomerism, the geometrical isomerism that arises due to restricted rotation about carbon-carbon double bond. राइट। और हमने बोला था कि दो क्राइटेरिया इसके लिए होने जरूरी है। द फर्स्ट क्राइटेरिया वाज दैट C डबल बॉन्ड C होना जरूरी है और सेकंड क्राइटेरिया वाज कि जो दोनों ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं एक कार्बन एटम के साथ दे शुड आल्सो बी डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इस C के साथ एक A और दूसरा B जॉइंट है, इस C के साथ भी एक A और दूसरा B जॉइंट है। ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट नॉमेनक्लेचर या फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे दैट इज नोन एज सिस एंड ट्रांस। राइट। नाउ सिस एंड ट्रांस का मतलब क्या हुआ? सिस मींस कि व्हेन बोथ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड तो उसको हम सिस बुलाते हैं। तो अगर हम इसी का एग्जांपल लें C डबल बॉन्ड C A B A और B। ओके। अब यहाँ पे AA is on the same side and BB is also on the same side, so this is known as cis form, cis isomer। अगर हम इसको रोटेट कर दें तो what will happen? ड्यू टू द डबल बॉन्ड स्पायरिंग हो जाएगी ऑफ द डबल बॉन्ड, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। नीचे वाला 180 डिग्री रोटेट कर सकता है एट द मैक्सिमम टू गिव अस दिस फॉर्म। ठीक है। और इसे हम क्या बुला रहे हैं? दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्म। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं दैट इज 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1,2 डाइक्लोरोइथीन। 1,2 डाइक्लोरोइथीन का मतलब क्या हुआ? 1,2 डाइक्लोरोइथीन। दिस इज 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन is on the same side तो ये क्या आ जाएगा? This is the cis और इसका ट्रांस क्या आ गया? C डबल बॉन्ड C Cl H, ये रोटेट हो जाता है तो ये H आ गया और ये Cl आ गया। Same groups are on the opposite side so this will be known as trans। तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करती है। Let's go on to the second example. Second example we can take is that of malic acid and fumaric acid. Malic acid and fumaric acid. तो अगर हमारे पास है C डबल बॉन्ड C COOH, उसी तरह से COOH। ठीक है। And we have on the other side H and H। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स सेम साइड ऑफ द कार्बन एटम होते हैं तो इसे हम मेलिक एसिड बुलाते हैं। एंड मेलिक एसिड इट मींस इट इज द सिस फॉर्म। IUPAC नेम इसका क्या होगा? ब्यूट 2E14 डाइओइक एसिड, यही होगा ना? ब्यूट
2E14 डाइओइक एसिड। सो जो सिस फॉर्म इसका होता है उसे हम मेलिक एसिड बुलाते हैं, और जो ट्रांस फॉर्म इसका होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज फ्यूमैनिक एसिड। Right? This is known as fumaric acid. Here, next जो example है हमारा, that is protonic and isocrotonic acid. Isocrotonic acid. I am giving you the common names क्योंकि generally questions हमको common names के basis पे आते हैं, ठीक है? Protonic and isocrotonic acid. Protonic acid is C double bond C H H CH3 COOH, right? Now अगर हमको इसका IUPAC नेम देखें तो it's very simple, but2ene 1-oic acid, butanoic acid, but2ene oic acid, that is the protonic acid. Okay? Isocrotonic acid में हम इसकी रोटेशन करेंगे, COOH ऊपर चला जाएगा, ठीक है? सो जो प्रोटोनिक एसिड है दैट इज गोइंग टू बी द सिस फॉर्म, और जो आइसोप्रोटोनिक एसिड है दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांस फॉर्म. सो वी हैव CH CH3 H and COOH and H. This is isocrotonic acid. ठीक है? Another example which we can take over here is cinnamic acid. Next example is the fourth example. Cinnamic acid. अब cinnamic acid क्या हुआ? It is a acid in which a benzene ring is present. H and it has this. Okay, now over here you can see कि जो H है वो सेम साइड पे है, तो अगर H सेम साइड पे होंगे तो इसे हम क्या बुलाएंगे? सिस सिनेमिक एसिड, ठीक है? और अगर H ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं then this is known as trans cinnamic acid. Cis cinnamic, IUPAC नेम इसका क्या होगा? इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो this can be represented as this. ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम इसको. बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा फिर? 3 फिनाइल. यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, ठीक है? सो 3 फिनाइल प्रॉप 2ene 1-oic एसिड. इसे हम सिनेमिक एसिड बुलाते हैं, राइट? सो ये 4 एग्जांपल्स हैं जो कि आपके थोड़े से डिफरेंट थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, व्हिच आई हैव डिस्कस्ड. नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सिर्फ C डबल बॉन्ड C तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, वो C डबल बॉन्ड N में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? जैसे एजो कंपाउंड्स हो गए, N डबल बॉन्ड N में भी एग्जिस्ट करेगा. N डबल बॉन्ड N इज एजो कंपाउंड्स. उसी तरह से if there is C double bond N present, aldoxynes जिसको हम बुलाते हैं, तो उसमें भी cis और trans present है, but we rename it. Instead of calling them cis and trans, हम उन्हें syn and nt बुलाते हैं, जहाँ पे syn stands for cis and nt stands for trans. So let's see a few examples of that also. We are going to look at geometrical isomerism in compounds having C double bond N and N double bond N. Okay,
सो व्हाट डिड आई से कि इसमें हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं दैट इज सिन एंड एंटी, जहां पे सिन स्टैंड्स फॉर सिस एंड एंटी स्टैंड्स फॉर ट्रांस। एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्डोक्साइन्स का। एल्डोक्साइन्स जो है दे आर कंपाउंड्स हैविंग C double bond N. An example which we can take is benzyl doxine, ठीक है। जो बेंजिल डॉक्साइन है इट हैज द फॉर्मूला C6H5C double bond N and H and OH, राइट। अब इसमें अगर जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन और नाइट्रोजन के साथ, इफ दे आर ऑन द सेम साइड, यू कैन सी कि हाइड्रोजन और OH जो है वो सेम साइड पे है। इफ दे आर ऑन द सेम साइड देन वी कॉल इट एज सिन। सो दिस विल बी सिन बेंजिल डॉक्साइन। और अगर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो 180 की रोटेशन होगी तो OH इस साइड आ जाएगा, तो इसका जो एंटी आएगा दैट इज गोइंग टू बी C6H5C डबल बॉन्ड N OH एंड H। तो आप देख रहे हो कि H और OH जो है वो डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज एंटी बेंजिल डॉक्साइन, ठीक है। So if the same groups or the groups not necessarily same, if the groups are on the same side of the double bond तो उसको हम sin बुला रहे हैं, and if they are on the opposite side of the double bond तो उसको हम anti बुला रहे हैं, ठीक है। Similarly azo compounds में भी होता है। Azo compounds they are compounds having N double bond N. Okay, so we are taking azobenzene. Azobenzene is okay. अब यहाँ पे जो C6H5 है that is on the same side of the double bond. So this is going to be sin. This is known as sin azobenzene, राइट। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, जैसे एक C6H5 इज ऑन द लोअर साइड एंड वन इज ऑन द अपर साइड, सो दे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो दिस इज नोन एज एंटी, राइट। सो ये सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब अगर सपोज हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। हमने कौन कौन से करे? फर्स्ट हम लोगों ने नॉर्मल करे थे C डबल बॉन्ड C वाले कंपाउंड्स, सेकंड हमने एल्डोक्साइन्स कर लिए, थर्ड हमने एजो कंपाउंड्स कर लिए, फोर्थ वी हैव एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन इज दिस, ठीक है। 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ठीक है। अब यहां पे COOH is on the same side of the cycle, so this is known as cis, right। और अगर ऑपोजिट साइड पे COOH है then this is known as trans, clear। so cyclo में भी these can be present। now let's go on to the physical and chemical properties of cis and trans isomers। chemical properties we had already discussed this। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने जो फर्स्ट डिस्कस करी थी दैट वाज द मेल्टिंग पॉइंट,
और मैंने बताया था कि melting point always the trans isomer they have higher melting points because of their symmetrical structure. वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ज्यादा अच्छे से फिट होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. देन सेकेंड इज बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट्स सिस के ज्यादा होते हैं. Why? Because they have a higher dipole moment. Because of higher dipole moment, the forces of attraction between the cis is going to be more. Therefore, उनके boiling points also are going to be more. ठीक है? Then third, solubility. Cis has higher solubility in water. Cis has higher solubility because of higher dipole moment. ठीक है? Clear हो गया? So solubility cis की is going to be higher. Then number 4, the next one is dipole moment. In case of cis, when we are talking, in case of cis, the same groups are on the same side. इस करके उसका जो dipole moment होगा, that is also going to be higher. Right? So dipole moment of cis is going to be more. ठीक है? Is it clear? Okay. Then the next one, fifth, stability. Trans isomer is more stable. Why trans is more stable? That is due to its symmetrical nature. ठीक है? क्लियर हो गया? अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इनको हम लोग एक और नाम देते हैं. They are also known as configuration isomers. और configuration isomers तो है ही, साथ में ही they are non-superimposable mirror images also. So इसमें से हम आगे देखेंगे कि कुछ जैसे सिस वाले कुछ जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं. ट्रांस वाले जो हैं दे आर गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट नॉट ऑलवेज. इट इज नॉट अ जनरल रूल. सम ऑफ देम. ओके. तो इसलिए हम इनको डायस्टीरियोमर्स भी बुलाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर्स. अब अगर चारों के चारों ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है, चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड है कार्बन के साथ वो डिफरेंट है, तो हम एक और कॉन्फ़िगरेशन देते हैं. दैट इज नोन एज E and Z configuration. E and Z configuration. There are certain rules जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं to give E and Z. The first one is कि E and Z में हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं that is on priority basis. प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू सी विद ईच कार्बन एटम कि एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम C डबल बॉन्ड C ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया और यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया. ठीक है. अब हमें पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर, तो हम इसको नंबर 1 दे देते हैं, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज स्मॉल, सो हम इसको नंबर 2 दे देते हैं. सिमिलरली आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का ज्यादा है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2. If 1 and 1 are on the same side, then that is known as Z. If 1 and 1 are on the same side, then this is known as Z configuration. Z का मतलब होता है Zusammen. Zusammen means same side. ठीक है. Zusammen is a Greek word जिसका मतलब होता है same side. So Z में जो higher groups होते हैं, they are on the same side, and
the higher groups are on the opposite side, then this is known as E configuration. This is known as anti-Jejin. Anti-Jejin means opposite, right? So first ये हो गया. Now second जो इसकी रूल रहती है कि अगर सपोज हमारे पास, एक तो हमने सारे एटम्स दिए, अगर सपोज हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, तो ग्रुप ऑफ एटम्स में हम पहले कंपेयर करते हैं फर्स्ट एटम को. ठीक है, पहले हम फर्स्ट एटम को कंपेयर करेंगे. अगर फर्स्ट एटम सबके सेम है तो फिर हम सेकेंड एटम को कंपेयर करेंगे. तो सिमिलरली जैसे हमने यहां पे किया है कि अगर बड़े मॉलिक्यूलर मास वाला ऑन द सेम साइड होगा, या जिसमें फर्स्ट एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, वो ऑन द सेम साइड होंगे, तो वो क्या होंगे, Z. और दूसरे जो होंगे, जो ऑपोजिट पे होंगे, दे आर गोइंग टू बी E. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए आपने ये रूल फॉलो करना है. अगर सपोज आइसोटोप्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, ट्रिटियम प्रेजेंट है और प्रोटियम प्रेजेंट है, तो ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा आता है. ठीक है, तो अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले आर ऑन द सेम साइड, देन दैट इज Z. और अगर कम नंबर, ज्यादा नंबर वाले आर ऑन द ऑपोजिट साइड, देन दैट इज गोइंग टू बी नोन एज E. ठीक है, नाउ इफ देयर इज अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, दिस इज द फोर्थ रूल, 3 मैंने आपको बता दिए. इफ देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, तो हर एक डबल बॉन्ड को हम 2 एटम्स कंसिडर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O. ओके, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज C 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो प्रायोरिटी बेसिस पे अब इसमें क्या आ जाएगा कि अगर सपोज यहां पे हमारे पास कोई और ग्रुप है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा है, दे आर ऑन द सेम साइड, तो उसे हम क्या बुलाएंगे, Z. और अगर दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, E. और अगर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, so this triple bond means there are 3 atoms of nitrogen present. ठीक है, so we have, this is represented as this. Clear हो गया? So these are the 4 rules for your E and Z. Now let's go on to the shortcut कि हमको एक कोई भी पॉलीईन दिया हुआ है. ये तो हमने सारे एग्जाम्पल करे जिसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक ही सिंगल बॉन्ड है. अगर हमें कोई कंपाउंड दिया है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड ना होके मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है, तो जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होते हैं तो उनको हम पॉलीईन्स बुलाते हैं. तो पॉलीईन्स का अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है तो उसमें हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनने चाहिए एक कंपाउंड के, वो हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं. Because you cannot make them and it's not even easy to make the configurations. ठीक है, so we are doing calculation. ये this is an important question. Calculation of geometrical isomers in polyenes. Right? There are 3 conditions which we are going to discuss. The first condition is when the ends of polyene are different. When the ends of polyene are different. तो फॉर्मूला जिससे आपको कैलकुलेट करना है, that is going to be 2 raised to power n, where n is number of double bonds present in the compound. Number of double bonds present in the compound. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एक कंपाउंड CH3 CH double bond CH, then CH double bond CH and Cl. राइट, अब आप देख रहे हो कि इसमें पॉलीईन है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं और एंड्स डिफरेंट है. इस कार्बन के साथ CH3 है, इस कार्बन के साथ Cl है. तो सिंपल सा फॉर्मूला
number of geometrical isomers which it is going to make, that is 2 raised to power n. जहाँ पे n क्या हुए, number of double bonds. अब यहाँ पे number of double bonds कितने हैं, 1 and 2. So when the number of double bonds are 2, तो इसके geometrical isomers कितने बन जाएंगे, they are going to be 4. ठीक है, but ये वाला फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, कि अगर एंड्स जो है पॉलीइन के डिफरेंट है तो आपने जो फॉर्मूला लगाना है दैट इज 2 रेज़ टू पावर n. ठीक है, सेकेंड कंडीशन, व्हेन द ends of polyene are same, राइट. अब इसमें इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो टोटल है मॉलिक्यूल में वो क्या कहते हैं उसको, इवन है या ऑड है. ठीक है, सो अगर सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन है कि ऑड है. सो फर्स्ट कंडीशन जो इसमें हम कर रहे हैं दैट इज कि द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दैट इज इवन. ओके, सो अगर इवन होंगे तो हमने फॉर्मूला जो लेना है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2 minus 1. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं दे आर इवन. सो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2 minus 1. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास है एक एग्जांपल X CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, CH हम क्या बनाते हैं सतीश, 1 2 3 4 5 6. फिर उसके बाद आएगा सिंगल बॉन्ड CH X. ठीक है, नाउ दिस इज द कंपाउंड. How many double bonds are there? 1 2 3 and 4 double bonds. So even number of double bonds, so we will have to use this formula. इस formula को हम लगाते हैं. Number of geometrical isomers they are going to be equal to 2 raised to power 4 minus 1. ठीक है, plus 2 raised to power 4 by 2 minus 1. Right? So ये आ जाएगा 2 raised to power 3, राइट. और वो दूसरा क्या आ गया, 2 raised to power 4 divided by 1, 2 raised to power 1, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अब इसमें कितने निकल गए, 10. 8 plus 2 that is equal to 10. ठीक है, अब अगर आपको वैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे या वैसे देखने पड़ेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बनते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कैलकुलेट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल ना. सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला व्हिच वी कैन यूज. नाउ अगर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, सेकेंड हमारी कंडीशन आ गई कि इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर ऑड. ओके, अगर ऑड होंगे तो हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, इट इज 2n-1 प्लस 2 raised to power n-1 divided by 2 divided by 2. Right? I am not giving you an example. I am just we're just doing it कि अगर suppose हमारे पास number of double bonds जो है वो 3 आ गए, 3 is odd number, so इसके geometrical isomers कितने बन जाएंगे, 2 3 minus 1 plus 2 3 minus 1 divided by 2. ठीक है, so ये आ गया 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 1.
and the number of isomers 6. That will come to 6. Right? So these 3 criteria you have to remember. First, कि अगर हमारे पास different ends हैं एक पॉलीइन के, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं 2 raised to power n. अगर हमारे पास सेम ends हैं पॉलीइन के and n is even, that is number of double bonds are even, then we use the formula 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n upon 2 minus 1. ठीक है? And if they are odd, then we use the formula 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 upon 2. Clear हो गया? So this is your geometrical isomerism. The next topic which we are going to start today, that is optical isomerism. अब हमको एक चीज पहले, there are certain terms जो कि हमको optical isomerism में पता होनी चाहिए. So let's first discuss कि क्या चीज है जो हमें पता होनी चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. हमें पता है कि जो लाइट होती है, it has vibrations in different directions. Whichever light is falling, जैसे sunlight होगी, we know that the sunlight is going to diffuse in all directions. या ये बल्ब की लाइट है, that is also diffusing in all directions. Such lights, they are known as non-polarized lights. ठीक है? अब इन non-polarized lights को हम लोग जब निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, निकोल प्रिज्म क्या हुआ? Nicol prism is a special kind of prism which is formed from calcite. Calcite is calcium carbonate. ठीक है? So calcite से इसको बनाया जाता है. जब हम किसी भी diffuse light को through the Nicol prism पास करेंगे, तो we will get one radiation which has, or we will get radiations, not one, many radiations which have only one path. Okay, such a light that is known as polarized light. Now substances, organic compounds specifically, उनको हम treat करते हैं with the polarized light, right? The polarized light that is passed through these organic compounds, and the organic compounds which have a tendency to rotate the plane of polarized light, they are said to be optically active. Okay, so what have we said? That we make the non-polarized light converted into polarized light and through a Nicol prism. ठीक है? So वो light अब जो हमारे पास है वो आ गई polarized light. The polarized light has only one direction. Polarized light has only one direction. Substances which rotate the plane of polarized light, they are said to be optically active, and the process is said to be optical isomerism. Clear हो गया? So optical isomerism, if you define it in words, it is the phenomenon of optically active substances, phenomenon of optically active substances to rotate the plane of polarized light either towards left or towards right. Depending upon the optical activity of organic compounds, we divide or classify the organic compounds into 3. The first ones उन्हें हम बुलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. They can also be represented by a small d, d isomers. They can also be represented by a positive sign. So dextrorotatory organic compounds, they rotate the plane of polarized light
towards right. Okay. Second is labiorotatory, or they can be represented by small l, or they can also be represented by a negative sign. They rotate the plane of polarized light towards left. Okay. And the third ones, they are known as racemic mixtures. Racemic mixtures, they have equipolar quantities of D, equimolar quantities of D and L, and racemic mixtures are optically inactive. ठीक है, कि अगर 50% D है और 50% L है तो 50% ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो राइट साइड को करेगा, फिर 50% लेफ्ट साइड को करेगा, तो टोटल जो उसका इफेक्ट हो गया दैट इज 0. Therefore racemic mixtures जो होंगे they are going to be optically inactive. So we are going to now divide the organic compounds into these three categories. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? Okay. Then some other terms which we should remember over here is कि why do only certain substances they are rotating the plane of polarized light? Why not all? That is one question which comes to our mind. तो उसके लिए there has to be certain specific, you can say, notation of organic compounds जो कि उसके पास present होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो optically active होते हैं. तो let's see the causes of optical activity. Causes of optical activity. The first cause of optical activity is that any organic compound which does not possess a plane of symmetry. They should not possess a plane of symmetry. Okay. So plane of symmetry हुआ क्या? Let's understand what is plane of symmetry. Any plane which is going to divide an object into two symmetrical halves, उसको हम plane of symmetry बुलाते हैं. जैसे for example, अगर हम एक स्क्वायर ले रहे हैं और उसको हमने यहां से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ? दैट इज गोइंग टू बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, वैसे तो इट शुड बी 3 डायमेंशनल. It should be 3 dimensional. Plane has to be 3 dimensional. So any plane which is dividing the square into two equal halves, that is going to be plane of symmetry. Okay. So all substances जिनके पास plane of symmetry होगा, that is going to be optically inactive. Example, another example which we can take is that of a glass या tumbler. A tumbler will also have a plane of symmetry. ठीक है? So you can write down plane of symmetry क्या हुआ? Which divides an object into two equal halves. Two equal halves. Second point, an object having no plane of symmetry, is called dissymmetric or chiral center. Dissymmetric or chiral center. Then third point, chiral object can be defined as the one that is not superimposable on its mirror image. That is not superimposable on its mirror image. And a very common example of this is your hand, isn't it? Hand का जो mirror image आएगा वो ऐसे आएगा. अब अगर आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? इसको 180 डिग्री रोटेट करके और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे. सो थंब इज नॉट कमिंग ऑन द थंब. सो सच इमेजेस दे आर सेड टू बी
नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके, सेम इज द केस विद आवर फुट आल्सो, फुट भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, राइट। देन द फोर्थ पॉइंट, compounds having the same type of chiral carbon atoms are called mesocompounds and they are optically inactive. Mesocompounds and they are optically inactive. Mesocompounds का एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं that is tartaric acid, right? अब इसके पास देखो दो कायरल कार्बन एटम्स हैं। इस वाले कार्बन एटम को जब आप देखते हो, कायरल कार्बन एटम वो होता है जिसके साथ चारों ग्रुप्स अटैच जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर हम इस कार्बन को देखते हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक OH अटैच्ड है, एक COOH अटैच्ड है, ठीक है, और एक ये पूरा का बड़ा ग्रुप अटैच्ड है। Similarly, when you're looking at this carbon atom, this also has the same. So this carbon and this carbon, it is same, right? Because these are same, therefore they are going to be optically inactive, and such compounds which have same chiral carbon, they are said to be mesocompounds. Mesocompounds, right? So this is plane of symmetry. Next we come to center of symmetry. देखो क्या होता है center of symmetry? A molecule is said to have a center of symmetry if all straight lines that can be drawn through the center of the molecule meet identical atoms at the same distance from the center. At the same distance from the center. Like for example, we have one cyclic compound. सेंटर ऑफ सिमेट्री ज्यादातर हम साइक्लिक कंपाउंड के साथ ही रेफर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमीन है अटैच्ड, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ पे हमारे पास CH3 अटैच्ड है और यहाँ पे भी हमारे पास CH3 अटैच्ड है। नाउ व्हाट आर वी सेइंग कि अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री से हम लाइन ड्रॉ करनी शुरू करें तो ब्रोमीन का और सेंटर का डिस्टेंस सेम है, उसी तरह से इसका और इसका डिस्टेंस भी सेम हो गया। So this is known as center of symmetry. Similarly, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें लाइन CH3 की तरफ, सेम डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ड्रॉ करेंगे CH3 की तरफ तो सेम डिस्टेंस हो गया। So substances which possess center of symmetry, they are going to be again optically inactive. ना तो उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस के पास, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और ना ही उनके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर आप जैसे आपके पास ये पेपर है तो आप इसको फोल्ड कर रहे हो टू इक्वल हाफ्स में, सो ये जो बीच में ये लाइन बन रही है, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। सो एनी ऑप्टिकल सब्सटेंस शुड नॉट possess all these three criteria, only then they are going to be optically active. Now there are certain special kinds of optically active substances जिनको हम बुलाते हैं enantiomers. Enantiomers. What are enantiomers? They are simply non-superimposable mirror images of, ठीक है? They are simply non-superimposable mirror images of each other. Now we can say that all optically active substances are enantiomers. Because जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी उसके लिए जरूरी है, पर सारे एनांटियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते।
ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस सारे इनैंशियोमर्स होते हैं, पर सारे इनैंशियोमर्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। उसके लिए देयर कैन बी मेनी रीजंस, कि या तो ऐसा हो सकता है कि वो मीजोमर्स हो, क्योंकि हमने मीजोमर्स भी ऑप्टिकली इनैंशियोमर्स होंगे ना। अगर हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये इट विल बी नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो इनैंशियोमर हो गया। पर मीजो कंपाउंड आर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो ऑल ऑप्टिकली एक्टिव हैव टू बी इनैंशियोमर्स, बट ऑल इनैंशियोमर्स डू नॉट हैव टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, स्पेसिफिकली इनैंशियोमर्स की सेम होती है। ठीक है, सिर्फ जो पोजीशन है एक किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स की या एटम्स की अराउंड द सिंगल सेंटर एटम वो डिफरेंट रहेगी। ठीक, सो वी नो कि जब भी एक टेट्राहेड्रल कार्बन हम लेते हैं तो टेट्राहेड्रल कार्बन में जो दो लाइंस होती हैं दे आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। वी हैव ऑलरेडी डन दिस कि जो दो लाइंस होती हैं दे आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, वन लाइन इज अबव एंड वन इज बिहाइंड, राइट। अब जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बनाएंगे, कल जो हम एग्जांपल्स उसके करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन जो प्लेन ऑफ पेपर वाले होंगे वो तो सेम रहेंगे, पर जो आगे और पीछे वाले हैं देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ दैट, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जैसे फॉर्मूलाज आज हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में करे थे शॉर्टकट्स, वैसे ही हमने कल ऑप्टिकल के लिए भी करने हैं कि कितने ऑप्टिकल बनते हैं। ठीक है,